गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज का नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे अपन लोग, बैंकिंग। ठीक है। बैंकिंग से पहले अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बिजनेस सर्विसेज का, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन आइसोलेटेड मैनर। ठीक है। अगर आइसोलेटेड की बात की जाएगी तो जितने भी टाइप होती है बिजनेस सर्विसेज के जितने भी टाइप्स हैं, ठीक है, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। ठीक है, इन सर्विसेज के बिना आज के इस मॉडर्न कॉम्पिटेटिव बिजनेस वर्ल्ड में आप बिजनेस को इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइसोलेटेड मैनर का मतलब यही है कि इन सर्विसेज के बिना आप बिजनेस को इमेजिन नहीं कर सकते। एक छोटा सा भी अगर बिजनेस है तो उसको भी चलाने के लिए आपको इन सर्विसेज में कोई से तो भी एक सर्विसेज का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो वेयर हाउसिंग हो, या फिर आप बैंकिंग की बात करो। ठीक है, मुद्रा लोन छोटे व्यापारियों के लिए लोन था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सपोर्टिव सर्विसेज होती हैं और इनके बिना हम बिजनेस इजीली, या फिर बोल सकते हैं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कंडक्ट करना। इट रिक्वायर सम एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट बिजनेस टू ग्रो रैपिडली। बिजनेस जैसे स्टार्ट के टाइम पे आपको फाइनेंस लगता है, तो फाइनेंस आपको कौन प्रोवाइड करता है? बैंक प्रोवाइड करता है। वर्किंग कैपिटल लगती है तो सीसी के फॉर्म में आपको कौन प्रोवाइड करता है? बैंक सीसी प्रोवाइड करता है आपको, जैसे कैश क्रेडिट लिमिट बोलते हैं जिसको। ठीक है, आपको गुड्स आपके स्टोर करने हैं तो आपको क्या लगेगा भाई? वेयर हाउस लगेगा। गुड्स का इंश्योरेंस कराना है तो इंश्योरेंस सर्विसेज आपको लगेगी। ठीक है, कम्युनिकेशन, पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन जरूरी होता है, और गुड जो पार्टीज ने आपको ऑर्डर दिए हैं उस तक के गुड्स आपको पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो रैपिडली रैपिडली अगर बिजनेस में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए तो ये सब सर्विसेज का बहुत ज्यादा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इट रिक्वायर सम एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज लगती है। बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू ग्रो एंड हेल्प बिजनेस टू फंक्शन सीमलेसली। लगातार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। 2 दिन के लिए आप ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दो, 2 दिन के लिए आप बैंक्स बंद कर दो, इससे बिजनेस को नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगर आपने गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो इससे भी बिजनेस को नुकसान होता है। करवाया है तो नुकसान होने वाला है आप उसके एक्सटेंट को, उसकी लिमिट को कुछ हद तक के कम कर सकते हो, बट उससे लाइक नुकसान की गुंजाइश होती है वो कम हो जाती है। अगर आप नहीं करवाया है तो टोटल लॉस में आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये सब सर्विसेज जो होती हैं ये बिजनेस को लगातार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाती हैं। ठीक है, फाइनेंस को लाइफ ब्लड बोला गया है बिजनेस का। जैसे हमारी बॉडी ब्लड के बिना कुछ नहीं है, हम मर जाएंगे, ब्लड अगर खत्म तो हम भी खत्म। सेम वैसे ही बिजनेस में अगर फाइनेंस खत्म तो बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, राइट। देन उसके बाद में दिया हुआ है यहाँ पे कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर एंड पर्पस। हर एक सर्विस का अपना एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता और कोई किसी से ज्यादा बड़ा और कम ज्यादा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर एक सर्विसेज का अपना एक इंपॉर्टेंस है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सर्विसेज आर एज फॉलोज। तो पहला है बैंकिंग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेयर हाउसिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूरी की पूरी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएंगी। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि बैंकिंग इंश्योरेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने बैंक से पैसा लिया और बिजनेस में लगाया, ठीक है, बट आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया तो नुकसान, टोटल लॉस। ठीक है, बैंक से पैसा लिया, बिजनेस में लगाया, कुछ चीज आपने प्रोड्यूस की, उसने आपको वो चीज आपने स्टोर करके नहीं रखी, वेयर हाउस में स्टोर करके नहीं रखी, और अचानक से बारिश या कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई तो नुकसान। ठीक है, गुड्स बना के रखे बट आपने ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं किया, उसका पहुंचाया ही नहीं जहां पे वो चीजें लग रही थी तो वो नुकसान। गुड्स बना के रखे और जिसको बेचना है उससे आपने कम्युनिकेट किया ही नहीं तो भी नुकसान। तो सभी सभी सर्विसेज इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेबल है। ठीक है, और सभी सर्विसेज का उतना ही इंपॉर्टेंस है, बराबर का इंपॉर्टेंस होता है सभी सर्विसेज का, राइट। तो उसमें सबसे पहला हम जो देखने वाले हैं आज है वो बैंकिंग। ठीक, द टर्म बैंक कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको। बैंको वर्ड से लिया गया, फ्रेंच वर्ड से लिया गया बैंक वर्ड, जिसका मतलब होता है विच मीन्स अ बेंच। ठीक है, बेंच होता है मतलब बैंको, बेंच और बैंक, समझ में आया? यानी क्या वर्ड, कहां से लिया गया वर्ड है? बैंको से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड था, बैंक इससे निकला, यानी उसका मतलब क्या होता था फ्रेंच में? बेंच होता था। इन अर्लियर डेज, पहले के टाइम पे बोल रहा है, पहले के टाइम पे मनी लेंडर, मनी लेंडर मतलब साहूकार। ठीक है, साहूकार यूज टू डिस्प्ले कॉइन्स ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन बिग हीप्स, हिप्स और बेंचेस। जहां देखो दो वर्ड्स के बीच में जहां पे और आ गया तो मतलब उसका मीनिंग सेम ही है, हीप्स बोलो या बेंचेस बोलो। ठीक है, एक ही चीज है वो। तो मनी लेंडर, साहूकार जो हुआ करते थे वो करेंसीज यूज करते थे। ठीक है, कॉइन यूज करते थे अलग अलग करेंसीज के, बेंचेस पे और टेबल्स फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और एक्सचेंजिंग। अगर आप किसी दूसरे देश में विजिट किए हो, ठीक है, तो आप उस करेंसी को उनसे एक्सचेंज कर सकते थे, या अगर आपको उधार चाहिए, लेंडिंग का मतलब होता है उधार देना और एक्सचेंजिंग का मतलब करेंसी एक्सचेंज। एक देश से जब आप किसी दूसरे देश में जाते हो तो आपके लोकल देश की करेंसी वहां पे काम नहीं करती है, आपको उस देश की करेंसी इस्तेमाल करना पड़ता है, एक्सचेंज कराना पड़ता है। या तो आप वहां
पहुंचने के बाद एक्सचेंज कराओगे या पहले से ही आप एक्सचेंज करा कर लेकर जाओगे, ठीक है। तो ये इस टाइप की चीजें होती थी कि भैया कहां से लिया गया, भैया भैया बैंक वर्ड जो है बैंको, फ्रेंच वर्ड बैंको, ठीक है, जिसका मतलब होता था बेंच। और पहले के जमाने में मनी लेंडर्स यानी साहूकार ये इस बेंच को इस्तेमाल करते थे, वहां पे कॉइन्स रखते थे अलग अलग करेंसीज के। कॉइन रखने का दो मोटिव होते थे उनके, लेंडिंग, लेंडिंग मतलब उधार देना, और दूसरा मोटिव हो गया एक्सचेंज ऑफ करेंसीज, राइट। तो ये समझ में आया आपको। अब अपन आते हैं बैंक की मीनिंग पे। अब बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स विद डिपॉजिट, ये समझना आप ना, बैंक विद डिपॉजिट एंड एडवांसेस। कोई भी बैंक जब वो ब्रांच ओपन करता है तो इनिशियली वो आपको एडवांस नहीं देगा, एडवांस नहीं देगा जब तक कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपको एडवांस इशू नहीं कर सकता या लोन इशू नहीं कर सकता। तो सबसे पहले इसलिए यही चीज बोली गई है, अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स विद डिपॉजिट एंड एडवांसेस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। अब दूसरी भी बहुत सारी सर्विसेज, फिक्स डिपॉजिट सर्विसेज हैं, आरडी की सर्विसेज हैं, आरटीजीएस, एनईएफटी, बट जो दो मेन चीजों के बारे में बताया गया है, एडवांसेस में सब आ जाता है और डिपॉजिट्स में भी सारी चीजें आ जाती हैं। यानी बैंक पैसा डिपॉजिट लेता है और उसी डिपॉजिटेड अमाउंट को वो फिर लेंड करता है, लेंड करता है, उधार देता है लोगों को, ठीक है, एडवांस के फॉर्म में। बैंक प्रोवाइड्स वेरियस रिलेटेड टू मनी, वेरियस सर्विसेज रिलेटेड टू मनी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंज्यूमर। जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी आपको वैसा बैंक आपकी जरूरतें पूरी करता है। आपको एजुकेशन लोन चाहिए तो बैंक आपको एजुकेशन लोन देगा, आपको अगर होम लोन चाहिए तो बैंक आपको होम लोन देगा, व्हीकल लोन होता है, पर्सनल लोन होता है, और भी अलग अलग टाइप के लोन होते हैं। एडवांसेस में टाइप होते हैं बहुत सारे, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, कैश क्रेडिट है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। जो कंज्यूमर की या जो कस्टमर की जैसी जरूरत है बैंक उसको उस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये समझ में आया, बैंक प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज रिलेटेड टू मनी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंज्यूमर। रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, जैसी जरूरत है वैसा आपको पैसा दिया जाएगा। अब ये समझना भी, एज पर द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग कंपनी मीन्स, अब बैंकिंग का मतलब क्या होता है, कौन सा एक्ट बोल रहा है ये, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। रेगुलेशन एक्ट मतलब जितने भी बैंक हैं वो कौन से एक्ट के अंदर रेगुलेट होते हैं, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। एनी कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, बैंक किसको कहा जाएगा, बैंक, ठीक है, बैंक किसको कहा जाएगा, कोई भी ऐसी कंपनी विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है। कुछ कंपनियां नॉन बैंकिंग होती है बट बैंकिंग बिजनेस जो भी कंपनी कंडक्ट कर रही है, चाहे वो नेशनलाइज्ड हो यानी पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, उसको बैंक कहा जाएगा, ठीक है, बैंकिंग कंपनी कहा जाता है उसको। एंड द वर्किंग हैज बीन डिफाइंड एज, अब उसका वर्किंग क्या होता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग, उसका वर्किंग है एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक। ये चीज मैंने आपको बताया था कि पैसा वो लोग डिपॉजिट जो लेते हैं उसी में से वो पैसा उधार देते हैं, ठीक है। बैंक अपना पैसा बाद में लगाता है, पहले वो डिपॉजिट्स में से ही करता है। मैं आपको समझाऊंगा जब आप आगे फिक्स डिपॉजिट वगैरह पढ़ेंगे, अपन लोग समझेंगे कि बैंक कैसे प्रॉफिट अर्न करता है और कैसे लोगों का पैसा ही लोगों को एडवांस के फॉर्म में वो देता है, ठीक है। तो सबसे पहला मोटिव क्या होता है बैंक का, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। जब तक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, एडवांसेस इशू नहीं किए जाएंगे, लोन्स नहीं मिलेंगे आपको वहां पे। फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, लेंडिंग मतलब उधार देने के लिए, और इन्वेस्टमेंट, बैंक इसी जमा पैसे को इन्वेस्ट भी करता है, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट भी करता है, ठीक है, जिससे वो प्रॉफिट अर्न करता है। प्रॉफिट अर्न करने के बाद में वो पैसे पे जो उसको रिटर्न आता है वही रिटर्न में से वो कंज्यूमर्स को भी देता है, फिर इंटरेस्ट देता है, ठीक है। अब ये जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है, रीपेएबल ऑन डिमांड, अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट या चेक या फिर विड्रॉल स्लिप जो होती है इसके थ्रू अगर आप पैसा निकालना चाहते हो तो आपका पैसा रीपेएबल है। बैंक आपके पैसों का कस्टडियन होता है, उसकी निगरानी में या उसकी सुरक्षा में आपके पैसे रखे हुए, सेफ्टी के साथ में पैसे रखे हुए होते हैं। बट जब भी आप डिमांड करोगे, ठीक है, बाय चेक, बाय डिमांड ड्राफ्ट, ठीक, या फिर बाय विड्रॉल स्लिप, बाय डेबिट कार्ड, जैसे आप पैसा निकालना चाहते हो बैंक को वो पैसा रीपे करना पड़ता है, ऑन डिमांड और अदरवाइज। अदरवाइज में सारी चीजें आ गई। एंड विड्रॉएबल, किस तरीके से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट जो मैंने आपको बताया, डिमांड ड्राफ्ट एंड ऑर्डर और अदरवाइज, ठीक है। अदरवाइज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं वो अपने को फंक्शन में समझ में आएंगे, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं भाई टाइप्स ऑफ बैंक। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बैंक एज फॉलोज। तो अपन आज जो तीन टॉपिक करने वाले हैं वो है सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है हेड, हेड, एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री।
इंडिया में जो बैंक हमारा एपेक्स बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें और भी एग्जांपल आप लिख सकते हो। भी कौन कौन से एग्जांपल है? अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड का है। एवरी कंट्री हैज देयर ओन सेंट्रल बैंक। ठीक है, हर देश का अपना खुद का एक बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक जो दूसरे बैंकों को रेगुलेट करता है, उनके लिए गाइडलाइंस इशू करता है, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपने देश का एपेक्स बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द आरबीआई वॉज स्टैब्लिश इन 1945। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था आरबीआई का? 1945। इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया? 1949। आरबीआई का एक्ट कब आया देखना आप, ना, अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1944। 1944 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया। ठीक है, 1945 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट हुआ एंड उसके बाद में इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया। ठीक है, जिसके तहत बैंकों का स्टैब्लिशमेंट होना स्टार्ट हुआ। सेम फंक्शन, सम फंक्शंस ऑफ आरबीआई आर एस फॉलो। सबसे पहला है फ्रेम्स मॉनेटरी पॉलिसी। देश में जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, जो आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रहे होगे, वो कौन फ्रेम करता है? आरबीआई ही फ्रेम करता है। ठीक है, देन इशू करेंसी नोट्स। जितने भी नोट हमारे हाथ में आज हैं, ठीक है, हम लोग देश में जितनी भी करेंसी चल रही है, ठीक है, ये कौन इशू कर रहा है? सब आरबीआई इशू कर रहा है। उसमें आपने देखा होगा गवर्नर का साइन होता है उसमें। ठीक है, तो आरबीआई इशू करता है। एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भी बैंक कौन है? आरबीआई है। गवर्नमेंट को बीच में 3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत थी, तो उन्होंने आरबीआई को एक एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन मतलब बोला था कि कुछ कुछ हमको फाइनेंशियल स्कीम्स के लिए 3 लाख करोड़ की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी बैंकर होता है, कहीं ना कहीं नहीं, मतलब गवर्नमेंट का बैंकर आरबीआई ही होता है। जब भी गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत होती है तो आरबीआई फंड्स इशू कर सकता है। एंड एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक टू कमर्शियल बैंक एंड अदर बैंक्स इन इंडिया। यानी लाइक बोल सकते हैं, एक जनरल भाषा में अगर बोले तो बाप ऑफ ऑल बैंक्स। जितने भी बैंक हैं सभी का बाप कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये था अपना सेंट्रल बैंक। समझ, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेंट्रल बैंक, पहले तो सेंट्रल समझो, मेन। ठीक है, एपेक्स यानी हेड, सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री, जितने भी बैंक हैं सबका मतलब लाइक बोल सकते हैं फादर ऑफ ऑल बैंक्स। एवरी कंट्री हैज देयर ओन सेंट्रल बैंक। हमारा पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, उनका खुद का सेंट्रल बैंक है, उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हमारा क्या है अभी? हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अमेरिका का बताया मैंने आपको, फेडरल रिजर्व बैंक। चाइना का है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? अभी आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1945 में। आरबीआई का एक्ट कब आया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया 1944 में। अब इसके मेन मेन फंक्शंस कौन से हैं? मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करना, उसके अलावा करेंसी नोट्स इशू करना। ठीक है, गवर्नमेंट का बैंकर भी होता है, प्लस उसके साथ में जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है, जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, जो भी बैंकिंग पॉलिसीज होती हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनका भी बैंक आरबीआई ही होता है। ठीक, अब अपन आते हैं कमर्शियल बैंक पे। मेन वर्किंग जो होती है वो कमर्शियल बैंक्स की होती है। ठीक है, मतलब क्योंकि कस्टमर से अल्टीमेटली इनको इंटरैक्ट करना है, तो मेन वर्किंग इनका आता है। द कमर्शियल बैंक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। पैसा यहीं से जाता है लोगों के पास में। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा नहीं जाता, यानी एपेक्स बैंक पैसा इशू नहीं करेगा। एपेक्स बैंक पैसा इशू करता है कमर्शियल बैंक्स को, और कमर्शियल बैंक्स के थ्रू वो पैसा फिर अलग अलग सेक्टर्स में पहुंचता है। ठीक है, या इंडिविजुअल्स के हाथ में जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, लोन यही देंगे आपको। ठीक है, लोन भी यही देने वाले हैं। आपने सुना होगा विजय माल्या ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 11,000 करोड़ रुपए लेकर भागा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहीं पे भी नाम नहीं आया वहां पे। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के 12,000 करोड़ रुपए डुबाया। ठीक है, यहाँ पे भी कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम नहीं आया। तो बिजनेस बैंक को या इंडिविजुअल्स को लोन कौन प्रोवाइड करता है? कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं। अब ये लोन बोल रहे कि भी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। एक चीज समझना, जब भी किसी व्यक्ति का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका सोशल डेवलपमेंट भी होते जाएगा। क्यों? लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। ठीक है, उससे सामाजिक जो उनका डेवलपमेंट होता है वो भी, उनका जो स्तर होता है, जीवन जीने का जो तरीका होता है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, वो भी अप होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जो कमर्शियल बैंक है, साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कमर्शियल बैंक परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज, देखो दिया हुआ यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है कमर्शियल बैंक। तो प्राइमरी फंक्शन में दिया हुआ है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ठीक है, लेंडिंग ऑफ मनी। ठीक है, अब प्राइमरी फंक्शन में समझ में आया ये अपने को, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। डिपॉजिट किस किस फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं ये अपन पढ़ेंगे आगे फंक्शंस में। उसके अलावा लेंडिंग ऑफ मनी, पैसा उधार देना, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया गया उसी में से पैसा उधार देना। और सेकेंडरी फंक्शंस में आता है यहाँ पे एजेंसी फंक्शंस एंड
यूटिलिटी फंक्शंस, ठीक है, दो फंक्शंस आते हैं, ये डिटेलिंग में अपन ब्रीफ में पढ़ेंगे इसको, इसके टॉपिक में, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मेन कोर फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग ऑफ मनी, और सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शंस। यूटिलिटी वर्ड फैमिलियर वर्ड है, आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है। एजेंसी के बारे में बता देता हूं मैं आपको थोड़ा सा, कि एजेंसी लाइक बैंक एक्ट एज एन एजेंट फॉर देयर कस्टमर्स, ठीक है, इसलिए उसको एजेंसी फंक्शंस बोला जाता है। इन इंडिया कमर्शियल बैंक आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है इंडिया में कमर्शियल बैंक्स को। पहला ग्रुप है पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, वेयर मेजोरिटी ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, ये इसको आप अंडरलाइन करिएगा, मेजोरिटी ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, या स्टेक भी आप बोल सकते हो, जैसे बोल सकते हैं, लाइक 51% हिस्सेदारी जो होती है वो किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है, ठीक है, सच एज बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। मेजोरिटी ऑफ कैपिटल 50 आइदर 51% और इससे ज्यादा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये हो गया पहले टाइप का बैंक अपना, कमर्शियल बैंक हो गया, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, और भी बहुत सारे बैंक आते हैं इसमें। प्राइवेट सेक्टर बैंक आर ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सच एज एक्सिस बैंक, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सच एज एक्सिस बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, ग्रुप ओन्ड बाय प्राइवेट ग्रुप, प्राइवेट बोल सकते हैं, या फिर ठीक है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इसके एग्जांपल और भी है, आईसीआईसी बैंक है, ठीक है। इसमें आप समझ लो जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक में 51% यानी मेजोरिटी ऑफ कैपिटल किसके पास थी, गवर्नमेंट के पास में थी, तो इसमें 51% कैपिटल जो होती है वो इंडिविजुअल्स के पास होती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास में होती है, फिर बाकी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ठीक है। फॉरेन बैंक्स आर दोज बैंक, ये तीसरा टाइप है। फॉरेन बैंक्स आर दोज बैंक्स व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया बट दीज बैंक्स हैव देयर ब्रांचेस, ठीक है, हेडक्वार्टर कहीं और है बट उनकी ब्रांचेस अपने देश में हैं इन इंडिया, सच एज सिटी बैंक, एचएसबीसी, एचएसबीसी का फुल लिख दिया हांगकांग शंघाई बैंक ऑफ कॉमर्स, हांगकांग, हांगकांग, ये आप ही लोग लिख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा इशू हो रहा है, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, लिखिए आप लोग उसको, हांगकांग शंघाई बैंक ऑफ कॉमर्स, राइट। स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो कि एक अमेरिकन बैंक है, ठीक है, सिटी बैंक, ये सब बाहर के बैंक है, फॉरेन बैंक है, इनके हेडक्वार्टर्स इनके देश में होते हैं बट दे ओपन देयर ब्रांचेस इन अवर कंट्री। जैसे अबू धाबी का नेशनल बैंक ऑफ अबू धाबी, उसका भी ब्रांच ओपन हुआ है। पीपल बैंक ऑफ चाइना, बैंक चाइना के बैंक ने भी रिसेंटली कुछ महीनों पहले ही मुंबई में अपना एक ब्रांच ओपन किया है, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, हेडक्वार्टर्स कहीं और, ये अपन 11th में पढ़े हैं एमएनसीज में, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनके हेडक्वार्टर कहीं और होते हैं बट दे ओपन देयर ब्रांचेस या रीजनल हेडक्वार्टर्स इन अवर कंट्री, राइट। अब अपन आते हैं आज के अपने लास्ट बैंक पे, कोऑपरेटिव बैंक। इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक आर रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1912 में ये एक्ट आया था, ठीक है, इस एक्ट में ये रजिस्टर्ड है, अपन ने 11 में पढ़ा हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट कब आया था, ठीक है, उस एक्ट में ही ये बैंक जितने भी मतलब कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ये रजिस्टर्ड होते हैं, बट दे आर रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, क्योंकि वो एक बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक नाम आ गया ना वहां पे, तो रेगुलेशन रेगुलेट कौन सा एक्ट करेगा उसको, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। 1912 में कौन सा एक्ट आया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, रेगुलेट कौन सा एक्ट कर रहा है, 1949 वाला इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो कोऑपरेटिव बैंक समझ में आया आपको, रजिस्टर्ड किसके अंडर में होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, बट रेगुलेशन मतलब रेगुलेट कौन सा एक्ट करता है उनको, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अ कोऑपरेटिव बैंक आर पॉपुलर इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया। सेमी अर्बन में लिख लो आप लोग गोंदिया, भंडारा, ठीक है, ऐसी जगहों पे बहुत पॉपुलर होते हैं, ठीक है, गोंदिया भंडारा ये जगहों पे बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं ये बैंक, ठीक है। और रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में तो है ही, क्योंकि इन बैंकों का मेन मोटिव ही होता है ठीक ऐसे लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस या हेल्प प्रोवाइड करना जो कमर्शियल बैंक जिनको हेल्प नहीं देता है, और ऐसे लोग ज्यादातर कहाँ मिलते हैं हमको, रूरल एरियाज में मिलते हैं, सेमी अर्बन एरियाज में ही मिलते हैं। द मेन एम ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज टू प्रोवाइड क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, क्योंकि हमने 11th में भी पढ़ा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेन मोटिव जो होता है वो होता है सर्विस मोटिव, प्रॉफिट मोटिव सेकेंडरी होता है, दैट्स व्हाई दे प्रोवाइड क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, लोग हो गए, फार्मर्स हो गए, उसके बाद में स्मॉल स्केल यूनिट्स हो गई, छोटी यूनिट्स जो होती है जिनके पास में पैसा नहीं है या कमर्शियल बैंक ने जिनको पैसा देने से मना कर दिया है, ऐसे लोगों को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं अब इसके तीन टाइप्स, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क एट विलेज लेवल, ठीक है, इसमें आप एग्जांपल लिख लेना, महिला
बचत कट, ये पढ़ा है अपन ने, ठीक है। दे कलेक्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स एंड कॉमन पब्लिक। अभी जो डिपॉजिट होते हैं, ये डिपॉजिट डेली भी हो सकते हैं या वीकली भी हो सकते हैं, ठीक है। देन मेंबर्स एंड कॉमन पब्लिक, खाता खुलता है, एक आता है एजेंट बुक लेके, उसमें जितने भी रुपए आपको जमा करने हैं रोज के उतने आप उसको दो, वो बुक में एंट्री करेगा, बुक आपके पास में रखेगा या फिर अपने पास में रखता है और चले जाता है वो, ठीक है। तो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज जो होती हैं वो यही काम करती हैं। इसमें पद संस्थाएं भी आती है छोटी छोटी। दे ऑल्सो गेट फंड फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। इनको पैसा और कहाँ से मिलता है और क्यों मिलता है? पर्पस ऑफ लैंडिंग, उधार देने के लिए, ताकि छोटे मोटे उद्योग स्टार्ट कर सके लोग, छोटा मोटा बिजनेस चालू कर सकें, या अपनी जो जरूरतें हैं इकोनॉमिकल, उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स है उनको वो पूरी कर सके। बेटी की शादी है या कुछ और चीजें हैं, बच्चे का एजुकेशन है, उसके लिए पैसा लग रहा है, तो वो चीजें भी यहाँ से छोटा मोटा लोन लेके आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो इनको कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है भाई? स्टेट कोऑपरेटिव, जो कि एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, हर एक स्टेट में अपना एक ही होता है, एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ये चेन के थ्रू पैसा आता है, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट अपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, दीज बैंक ऑपरेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, नाम ही है उसका। गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, GDCC, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। GDCC जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। दे ऑब्टेन deposit from the public at the district level and also gets funds from the state cooperative bank for the purpose of lending। कहां से पैसा आया? जैसे स्टेट प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज के पास में लोगों से भी डिपॉजिट पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्लस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी उनको पैसा दे रही है। तो सेम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी लोगों से पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, ठीक है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, प्लस उनको स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी फंड प्रोवाइड करती है। क्यों प्रोवाइड करती है? अल्टीमेटली सबका मोटिव एक ही है, पर्पस ऑफ लेंडिंग, उधार देने के लिए, ठीक है, उधार देने के लिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को, ठीक है। GDCC का मैंने बताया आपको, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्स। जनता सहकारी बैंक, ये भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव है। भंडारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये सब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ठीक है। अब आता है लास्ट अपना आज का लास्ट, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। दीज बैंक ऑपरेट्स एट स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। दीज दे प्रोवाइड फंड्स टू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल मतलब कौन सा वाला मैं बोल रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इनको फंड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज एज रिक्वायर्ड, जितना लगेगा, ठीक है, उतना आपको फंड प्रोवाइड किया जाएगा। लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ऑल्सो परफॉर्म्स फंक्शंस ऑफ मॉनिटरिंग ओवर डिस्ट्रिक्ट बैंक एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। रीजन है, ये मान लेते हैं फैमिली का सीनियर मोस्ट मेंबर है, ठीक है, ये बीच की जनरेशन और ये सबसे छोटी जनरेशन, इसने इसको पैसा दिया खर्चा करने के लिए, ठीक है, इसने उसी पैसे में से इसको पैसा दे दिया खर्च करने के लिए। जाहिर सी बात है, मॉनिटरिंग जरूरी है, देखना तो पड़ेगा इसने वो पैसे को कहाँ खर्च किया और इसने वो पैसे को कहाँ खर्च किया। तो स्टेट बैंक कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं ये क्या करते हैं? ऑडिट करवाते हैं, ठीक है, ऑडिट करवाते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का भी और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज का भी। फैमिलीज में भी ऐसी होता है, सीनियर मोस्ट मेंबर, ठीक है, इसने पैसा दिया, हिसाब तो मांगेगा, इसने इसको पैसा दिया, ये भी हिसाब मांगेगा, सब हिसाब मांगते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को भाई, क्रेडिट सोसाइटीज कैसी होती हैं, सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन है, कमर्शियल बैंक का क्या फंक्शन होता है, राइट। तो ये आज का अपना टॉपिक था, ठीक है। कल अपन इसके आगे के बैंक्स कंप्लीट करेंगे, कल 2 वीडियोस आएंगे, अच्छे से देखिएगा उसको। और ये टॉपिक प्लीज आप लोग थोड़ा जल्दी खत्म करिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो वीडियो देखने में इतनी लापरवाही कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है कि भाई वीडियो नहीं देखना है उनको या कुछ और चीज़ है, तो प्लीज़ मुझे क्लियरली आप वो चीज़ बोलिए, ताकि मैं थोड़ा सा कम गला फाड़ूँ अपना फिर, या फिर गुस्सा ना करूँ ग्रुप में, राइट। तो ये वीडियो देखिए आप, इसमें जो जो भी एग्जाम्पल्स आपको मैंने बताए आप अपने नोट्स में प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। ओके, बाय।